14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। पाकिस्तान के पार्टीशन की या इंडिया के पार्टीशन की बहुत सारी कहानियां थी, उसमें से एक माइग्रेशन की कहानी थी। जिन्ना साहब ने सिंध हुकूमत जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे मोहम्मद अयूब खोड़ो, उसकी गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर दिया। 1951 के सेंसस के मुताबिक तकरीबन 7 मिलियन लोग पाकिस्तान में हिजरत करके आए थे। जिन्ना साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 102 को इस्तेमाल करके दोनों सूबों में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। ईस्ट पंजाब से जो लोग हिजरत करके आए थे, जो मुसलमान थे, उनको वेस्ट पंजाब में सेटल होना था। ये अखलाकी जवाब दी गई है। अब तारीख के इस जबर में जो सारे महाजर माइग्रेट करके आए थे, उनका ठीका सिंध ने ले लिया था। 51 की सेंसस के मुताबिक कराची की पॉपुलेशन जो पहले अंग्रेजों के दौर में 3,60,000 थी, अब वो 11 लाख तक पहुंच गई। देंगे महाजर एक कौम है कि नहीं। जिस तरह स्टालिन ने एक किताब लिखी थी कि मार्क्सिज्म एंड द नेशनल क्वेश्चन। क्रिस्टोफर जेफलोट अपने किताब पाकिस्तान पैराडॉक्स में बात करते हैं कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग महाजर कम्युनिटी कोई भी इतने ग्रुप नहीं है। साईं जेमचंद का बेसिकली जो मौक़िफ़ था महाजर कम्युनिटी को लेकर, वो ये था कि 1954 से पहले जो लोग सिंध में हिजरत करके आए थे, वो सिंध की परमानेंट पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो फिर जोफरलुट ने अपने किताब में महाजर मिलिटेंसी का नाम दिया। बलीजो साहब का मौक़िफ़ था वो ये था कि जो पीसफुल उर्दू स्पीकर्स हैं वो सिंध का हिस्सा है। कराची सूबा बनाया जाए। जंग अखबार में एक शेर देखा था रईस अमरोही ने, जो गालिबन जौन अलिया के भाई हैं, कि उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। और ऑनवर्ड इसमें मिलिटेंसी अल्ताफ हुसैन की सियासत में एंट्री के बाद बिल्कुल सिचुएशन बदल जाती है। और सिंध की जो कौमी जदोजहद है, उनमें वो बिल्कुल बढ़ चढ़ के उस तरह से हिस्सा देंगे। ऑपरेशन क्लीन अप किया गया, जिसके नतीजे में सारे जो वो मिलिटेंसी थी एमकेएम की, उनको रिड्यूस किया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ काशिफ चाडो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो सिंधी महाजर मसला है वो 1947 से लेकर आज तक चल रहा है। ये मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा? और जो महाजर कम्युनिटी है, उनकी परमानेंट सेटलमेंट का सवाल आज भी उसी तरह है जिस तरह पहले हुआ करता था। इसमें बीच में सारी एमकेएम की स्ट्रगल है, उसमें बहुत सारे और भी स्ट्रगल की गई है कि सवाल को हल करें और जो बेसिकली महाजर की रिकग्निशन का मसला है उसको हल करें। लेकिन आज तक ये सवाल हल क्यों नहीं हो पा रहा, इस पर मैं तफसीलन आपके साथ एक एनालिसिस पेश करूंगा और तारीखी पस मंजर में ये चीजें मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो तारीखी पस मंजर में अगर हम देखें तो 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया, और जब पाकिस्तान वजूद में आया तो एक कहानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के पार्टीशन की या इंडिया के पार्टीशन की बहुत सारी कहानियां थी। उसमें से एक माइग्रेशन की कहानी थी। और जिन्ना साहब ने जब पाकिस्तान वजूद में आया तो जिन्ना साहब ने बेसिकली एक फाउंडेशन सेट की थी महाजर की सेटलमेंट का, और उन्होंने 3 रिगरस स्टेप्स लिए थे। सबसे पहले तो NWFP की हुकूमत को जिन्ना साहब ने डिसमिस कर दिया। उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे अब्दुल जब्बार खान, जो अब्दुल गफ्फार खान के भाई थे, उनको डिसमिस कर दिया। और उसके साथ साथ जिन्ना साहब ने सिंध हुकूमत जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे मोहम्मद अयूब खोड़ो, उसकी गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर दिया था। और उसके साथ साथ जिन्ना साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 102 को इस्तेमाल करके दोनों सूबों में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। उसके पीछे जो वजूहात थी, बहुत सारी वजूहात थी, बहुत सारे रीजन थे कि जिन्ना साहब ने क्यों इमरजेंसी नाफिज की थी। एक तो रीजन ये था कि NWFP में जिन्ना साहब समझते थे जो अब्दुल गफ्फार खान थे, उनकी लीनियंस बेसिकली वो नेशनलिस्ट हैं, तो वो पश्तू नेशनलिस्ट एजेंडा को प्रमोट करेंगे। और दूसरा जो सिंध में मामला था वो बेसिकली प्योरली रिफ्यूजीज का मामला। जिस तरह क्रिस्टोफर जेफलोट अपने किताब पाकिस्तान पैराडॉक्स में लिखते हैं कि 5 लाख रिफ्यूजीज का मसला था, और जिन्ना साहब ने इसको जो इमरजेंसी नाफिज की, इसको बेस बना के अपने मिनिस्टर्स को वहां पे अपॉइंट किया ताकि जो ये मामला है मैं अपने तरीके से अपने मिनिस्टर्स के जरिए वहां पे सेटल करूं। तो 1951 के सेंसस के मुताबिक तकरीबन 7 मिलियन लोग पाकिस्तान में हिजरत करके आए थे। यानी कि ये दुनिया की जो पार्टीशन हुई है दुनिया में हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ी एक मास माइग्रेशन थी, जिसमें 7 मिलियन लोग पाकिस्तान हिजरत करके आए थे। उसमें 7 लाख बंगाल में जाके सेटल हो गए, और उसके साथ साथ 6.3 मिलियन जो लोग थे, मुहाजिर थे या जो माइग्रेट करके आए थे, वो वेस्ट पाकिस्तान आए थे। अब इन सारी इतनी जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन थी, उनको सेटल करने के लिए उस वक्त जो स्टेप्स लेनी चाहिए थी वो उस वक्त के पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं ली, बल्कि एक अनस्केटर्ड और तरीके से इन जो सारे रिफ्यूजीज थे उनको सेटल करने
के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया था। अगर हम बात करें तो ईस्ट पंजाब से जो लोग हिजरत करके आए थे, जो मुसलमान थे, उनको वेस्ट पंजाब में सेटल होना था, ये अखलाकी जवाब दी गई है। और उसके साथ साथ जो वेस्ट बंगाल से लोग हिजरत करके आए थे, उनको ईस्ट बंगाल में ही सेटल होना था। लेकिन जो लोग हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस से बेसिकली हिजरत करके आए थे, बुनियादी सवाल उनका था कि उनको सेटल कहाँ होना था। क्योंकि बंगाल की बात करें, हम पंजाब की बात करें, तो अखलाकी जवाब उन्हीं प्रोविंसेस का था कि उनके प्रोविंस से जो भी लोग हिजरत करके आए थे वो उन्हीं में सेटल हो। लेकिन बुनियादी तौर पे और जो लोग दीगर हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस से हिजरत करके आए थे, जिसमें यूपी से आए थे, मुंबई से आए थे, मद्रास से आए थे, गुजरात से आए थे, आसाम से आए थे, ये जो सारी पॉपुलेशन थी, बेसिकली प्लान बनाया गया कि इसको सिंध में सेटल करना है। सिंध के भी वो अर्बन एरिया बेसिकली जिसमें कराची, हैदराबाद और उसके साथ साथ सखर आ जाता है। बेसिकली होना ये था कि 1951 में एक कैंप्स बनाए जाते और ये हाउसिंग सोसाइटीज गवर्नमेंट की तरफ से पेश की जाती है रेफ्यूजीज को, और आहिस्ता आहिस्ता इनका एक जो पाकिस्तान में इंटीग्रेशन का मसला था उनको हल करते। लेकिन 1951 के जो सिटीजनशिप एक्ट था उसके तहत इन सारे रेफ्यूजीज को पाकिस्तान का एक शहरी करार देके एक बल्क ऑफ पॉपुलेशन के बुनियादों पे ये मसला क्रिएट हो गया। अब उसमें जो तकरीबन जो मामला थे वो तो सेटल हो गए, लेकिन जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस से लोग हिजरत करके आए थे, उन सारों को कराची में, हैदराबाद में और सखर में सेटल किया गया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि सारे जो माइग्रेंट आए थे उनको कराची में सेटल करवाया गया। बेसिकली ये सिंध का एक सबसे बड़ा शहर था। उसमें रियासत ने सिस्टमेटिकली जो हिंदू सिंधी थे, बेसिकली जो कराची में रिहायश पजीर थे, सखर में थे, खैरपुर में थे या उसके अलावा हैदराबाद में थे, उनको सिस्टमेटिकली रियासत ने यहाँ से अपना टूल्स इस्तेमाल करके, अपनी सारी जो मशीनरी उसको इस्तेमाल करके उनको इंडिया में हिजरत करने पे मजबूर कर दिया। अब तारीख के इस जबर में जो सारे महाजर माइग्रेट करके आए थे उनका ठेका सिंध ने ले लिया था। बेसिकली आप कराची की अगर आदमशुमारी देखें जो अंग्रेजों के दौर में हुई थी और पाकिस्तान के दौर में हुई थी, तो हमें ये फैक्ट्स एंड फिगर वाजे हो जाते हैं कि कितनी पॉपुलेशन बेसिकली कराची में सेटल करवाई गई थी सिस्टमेटिकली। 1941 में जो सेंसस हुआ था अंग्रेजों के दौर में, उसके मुताबिक कराची की पॉपुलेशन तकरीबन 3,60,000 थी और उस सेंसस के मुताबिक काफी सिंधी, हिंदी कराची, सखर और हैदराबाद में रिहायश पजीर थे। लेकिन बाद में वो किस तरह से चेंज होते हैं ये आप कहानी सुने। 1951 की सेंसस के मुताबिक कराची की पॉपुलेशन जो पहले अंग्रेजों के दौर में 3,60,000 थी, अब वो 11 लाख तक पहुंच गई। और उसकी आप स्टेटिस्टिक्स देखें, हैरान हो जाएंगे। तो ये जो माइग्रेशन हुई उसमें तकरीबन कराची पे कब्जा जो उर्दू स्पीकर से उन्होंने कर लिया। आप देखें स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 63 जो उस वक्त कराची की पॉपुलेशन थी वो गुजराती और उर्दू स्पीकर से, उसके साथ साथ तकरीबन 14% सिंधी थे और जो सखर में 55% पॉपुलेशन थी वो बेसिकली मुहाजिर्स की थी और हैदराबाद में 65% पॉपुलेशन बेसिकली मुहाजिर्स की थी। तो आप देखें ये किस तरह से सिस्टमेटिकली रियासत ने सिंध के जो मखसूस अर्बन इलाके थे उन पे कब्जा करके जो बाहर से लोग आए थे उनको उन्होंने सेटल करवाया। अब इस तारीखी जबर में जिसमें तकरीबन 7 मिलियन लोग माइग्रेट करके वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान आए थे, तो उसका बेसिकली पर्सपेक्टिव क्या है, उस पर्सपेक्टिव को हम डिफाइन करेंगे। उसके साथ साथ बेसिकली जर्नली सिंधियों का नैरेटिव क्या है इस माइग्रेशन को लेकर। उसके बाद एक जो मिलिटेंसी शुरू हुई 1970 में 1980 में, उस पर भी मैं एक सरसरी नजर डालूंगा ताकि जो क्लियर चीजें, ताकि ये चीजें हैं वो क्लियर हमारे सामने आ सके। तो जो बेसिकली एक पर्सपेक्टिव नैरेटिव है महाजर कम्युनिटी का वो ये है कि हम ही पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स हैं और हमें, अगर हम हिजरत करके आए हैं तो हमें ये एक मखसूस सूबा दिया जाए जिसकी वो कराची, हैदराबाद और जो दीगर इलाके हैं उनकी बात करते हैं। तो उनका बेसिकली ये दो फाउंडिंग फादर्स हैं, यानी कि नवाब सलीमुल्लाह ख्वाजा की जो ओवरऑल स्ट्रगल थी मुस्लिम लीग बनाने की, और मुस्लिम लीग ने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की मूवमेंट को लीड किया, उसकी स्ट्रगल ये नहीं देखते। और उसके साथ साथ सिंध वो वाहिद पहली असेंबली थी जिन्होंने 1943 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन को इंडोर्स किया और पश्तूनों की जो ओवरऑल इसमें स्ट्रगल है और जो पंजाबियों की स्ट्रगल है उनको वो बिल्कुल पसे पुष्ट रख के ये बयानियां पेश कर रहे हैं, नैरेटिव रख रहे हैं कि बेसिकली हम फाउंडिंग फादर्स हैं पाकिस्तान के। और उसके अलावा वो जब पाकिस्तान में हिजरत करके आए तो बेसिकली वो एक सुपीरियरिटी अपने साथ लेके आए। वो उन्होंने ये बयानियां फरोख्त करने की कोशिश की कि हम ही इंटेलेक्चुअल्स हैं, सिंधियों को तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए जो सारे अर्बन एरियाज हैं
सिंध में उन पे हमारा ही हक है। ये एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी अपने साथ लेके आए थे, ये भी उनका एक बेसिकली नैरेटिव है। और उसके साथ साथ वो ये समझते हैं कि बेसिकली हम एक सेपरेट नेशन है और हम सेपरेट एक एथेंसिटी है, इसलिए हमें एक प्रोविंस दिया जाए जिसमें हम अलग अपना एक जो है वो कराची देश बनाए, या उन्होंने जिस तरह पहले इनको नाम दिया था कि हम जनापुर बनाए। तो अब तारीखी और पस मंजर में देखें हम, या जो मुख्तलिफ हमारे पास इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने जो वो एक कौम की या नेशन की डेफिनेशन दी है, उस पे इनका क्लेम पूरा उतरता है कि नहीं। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुहाजिर एक कौम है कि नहीं। जिस तरह स्टालिन ने एक किताब लिखी थी कि मार्क्सिज्म एंड द नेशनल क्वेश्चन, उसमें जो उन्होंने नेशन की एक प्रिसाइज एंड वंडरफुल डेफिनेशन दी है, उस पर हम कोशिश करेंगे कि ये डिफाइन करें कि बेसिकली मुहाजिर एक कौम है कि नहीं है। उसमें उन्होंने जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए किसी भी कौम के, उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले जो उन्होंने डेफिनेशन दी है वो ये है कि किसी भी, अगर हम किसी ट्राइब की बात करते हैं या किसी भी इतने ग्रुप की बात करते हैं, तो जो कि तुम वो इतने ग्रुप या ट्राइबल ग्रुप कभी भी कौम नहीं होता, वो के तारीखी फेजेस से गुजर के एक कौम बनती है, कोई भी ग्रुप हो। लेकिन अब अगर हम मुहाजिर के कॉन्टेक्स्ट में देखें या उन कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इनका कोई भी तारीखी फेज नहीं है जिससे गुजर के वो पाकिस्तान में आए और एक कौमियत के हिसाब से चीजों की डिमांड करें। और उसमें जो पहला कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली स्टालिन ने बयान किया वो ये था कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। आप देखें कि महाजर कम्युनिटी, जो हमारे महाजर भाई हैं, उनमें किसी में भी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। वो खुद को बेसिकली उर्दू स्पीकर्स तो कहते हैं, लेकिन उसमें गुजराती स्पीकर्स भी हैं। अगर हम 1951 की सेंसस के मुताबिक बात करें तो 11% पाकिस्तान में हिजरत करके आए थे, वो गुजराती स्पीकर थे। उसमें आप देखें बम्बई से अलग लोग आए थे, मद्रास से अलग आए थे, या उसके साथ साथ आप यूपी से उत्तर प्रदेश से आए थे, आसाम से आए थे। तो इनकी कोई भी लिंग्विस्टिक यूनिटी नहीं थी जिसके बुनियादों पर हम ये कहें कि वाकई ये कौम है और इनको अलग एक सूबा दिया जाए, क्योंकि ये इसी को बेस बना के एक सूबे की डिमांड करते हैं। तो इसमें ये क्लियर बात है कि इनमें कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं है। और जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जोसेफ स्टालिन ने पेश किया था वो था कॉमन टेरिटरी। अगर हम कॉमन टेरिटरी के हिसाब से बात करें तो महाजर भाई जो हिजरत करके आए थे उसमें किसी भी जो एक ग्रुप था उसमें कॉमन टेरिटरी है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग आसाम से हिजरत करके आए थे, कुछ लोग बिहार से हिजरत करके आए थे, कुछ लोग मुंबई से हिजरत करके आए थे, कुछ लोग आसाम से हिजरत करके आए थे, कुछ लोग गुजरात से हिजरत करके आए थे। तो आप देखेंगे इनमें कोई भी कॉमन टेरिटरी नहीं है जिसके बुनियादों पे हम इनको कौम कहें। और तीसरी बात जो एक जोसेफ स्टालिन ने कही थी वो थी कि कॉमन इकोनॉमिक लाइफ एंड इकोनॉमिक कोहेजन होनी चाहिए किसी भी ग्रुप में। आप देखें कि इनमें कोई भी कॉमन इकोनॉमिकल लाइफ नहीं है, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी एक इकोनॉमिक लाइफ है। और ये जो महाजर कम्युनिटी, जो महाजर भाई वो क्लेम करते हैं कि कराची को बेसिकली हमने बनाया। कराची को बनाने में बेसिकली जो सिंधी हिंदू थे उनका एक कलेक्टिव किरदार था, जो सारी जो कौम थी उनका कलेक्टिव एक शोर था जिनके बुनियादों पे सिंध के अर्बन जो भी सिटीज थे वो वजूद में आए थे। तो इसमें महाजर कम्युनिटी का कोई भी किरदार नहीं था कि उन्होंने अर्बन जो सिंध के इलाके हैं उनको उन्होंने वजूद बख्शा था। अगर हम ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक महाजर भाइयों के मुनासिबत से अगर हम देखें तो कोई भी एक कैरेक्टर उनकी कौम की निशानदेही नहीं करता। और उसके साथ साथ जो महाजर कम्युनिटी है वो ये भी क्लेम करते हैं कि हम एक एथनिक ग्रुप है। क्रिस्टोफर जेफलोट अपने किताब पाकिस्तान पैराडॉक्स में बात करते हैं कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग महाजर कम्युनिटी कोई भी एथनिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो बड़े इंपॉर्टेंट है जिसको देखना जरूरी है। वो कह रहा है कि एक अबाव अजदाद के रूट्स होने चाहिए किसी भी टेरिटरी में। अगर आप एथनिक ग्रुप की बात करते हैं तो आप अगर महाजर कम्युनिटी को देखें तो किसी भी ग्रुप का यहाँ पे अबाव अजदाद के रूट्स नहीं है। तो ये क्लेम करना कि बेसिकली हम एक एथनिक ग्रुप है, ये एथनिक ग्रुप की डेफिनेशन पे पूरा नहीं हो सकते। और दूसरी बात है इस एथनिक ग्रुप के लिए ये भी अहम है कि उसमें एक लिंग्विस्टिक यूनिटी होनी चाहिए। जिस तरह मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी कि 1951 में जो 11% गुजराती स्पीकर थे जो वेस्ट पाकिस्तान में या ईस्ट पाकिस्तान में हिजरत करके आए थे, बिहार की अपनी लैंग्वेज थी, बंगालियों की अपनी लैंग्वेज थी। तो इसमें ना तो लिंग्विस्टिक यूनिटी है ना एंसेस्ट्रल उनकी एक पूरी चेन है जिसके बुनियादों पर हम कह सकें कि ये बेसिकली एक एथनिक ग्रुप है।
अब बेसिकली ये तो नैरेटिव महाजर भाइयों का था, महाजर कम्युनिटी का था, जिसपे हमने तफसीलन गुफ्तगू की। अब सिंधियों का नैरेटिव क्या है? सिंधियों का नैरेटिव बिल्कुल सिंपल और सादा है। उसमें यह है कि अगर महाजर भाई जो भी हिजरत करके आए थे, वो अगर अपनी शनाख्त छोड़ के, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के सिंध की जो तारीखी आइडेंटिटी है, जो उनकी शनाख्त है, उसको कबूल कर लें तो वो बिल्कुल सिंध का हिस्सा है। और उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे आगे मैं जाके बात करूंगा। इसमें दो जो सिंध के इंटेलेक्चुअल्स है उनकी बात रखना इंतहाई जरूरी है। एक साईं जीम सैयद था, बेसिकली उनका क्या मौक़िफ़ था महाजर कम्युनिटी को लेके। साईं जीम सैयद का बेसिकली जो मौक़िफ़ था महाजर कम्युनिटी को लेके वो ये था कि 1954 से पहले जो लोग सिंध में हिजरत करके आए थे वो सिंध की परमानेंट पॉपुलेशन का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद जो लोग हिजरत करके आए हैं वो उनको एक रिफ्यूजी कंसीडर किया जाए, वो कभी भी सिंध की परमानेंट पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बन सकते। ये साईं जीम सैयद का बेसिकली मौक़िफ़ था। और उसके साथ साथ एक बलीजो साहब का मौक़िफ़ था, वो ये था कि जो पीसफुल उर्दू स्पीकर्स हैं वो सिंध का हिस्सा है, और कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी टेररिस्ट तंजीम वो किसी भी ग्रुप से हो, वो गुजराती हो या वो आसाम से आए हो, वो बिहार से आए हो या किसी भी माइग्रेंट के ग्रुप से उनका ताल्लुक हो, तो वो कभी भी सिंध का हिस्सा नहीं बन सकते। ना वो आज हिस्सा है, ना वो कल हिस्सा बनेंगे सिंध का। तो कलेक्टिवली सिंधियों की बात यह है कि आप पीसफुल रहें, पुरअमन रहें, और उसके साथ साथ आप सिंध की शनाख्त को कबूल करें। क्योंकि आप देखेंगे बंगाली आज भी जो हिजरत करके गए थे वो नहीं कहते कि हम बेसिकली माइग्रेंट हैं, हमें अलग सूबा दिया जाए बांग्लादेश में। अगर हम पंजाबियों की बात करें तो पंजाब में जो लोग माइग्रेट करके गए थे वो कभी भी आज भी खुद को माइग्रेंट्स नहीं करते, माइग्रेंट्स खुद को नहीं कहते। लेकिन जो वहां जो बेसिकली जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस से हिजरत करके सिंध में आए थे वो खुद को आज 70-75 सालों के बाद भी खुद को महाजर क्यों कह रहे हैं? उनकी शनाख्त तो बेसिकली वो शनाख्त होनी चाहिए थी जो सिंध की आज भी शनाख्त है, जो तारीखी शनाख्त है, उसमें कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल अपने जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं वो उनको अपनाते और उसके साथ साथ चलते, तो वो आज भी हमारे भाई, वो कल भी हमारे भाई होते। लेकिन ये तो पीसफुल हिस्ट्री थी जो कि तारीखी पस मंजर में मैंने आपके सामने पेश की और मुख्तलिफ धाराओं से मैंने आपके सामने पेश की। लेकिन जो महाजर मिलिटेंसी और जो मुख्तलिफ जातियों से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं पश्तूनों में, सिंधियों में और महाजर्स में, वो 1970 से ऑनवर्ड शुरू होते हैं, जिसको क्रिस्टोफर जोफरलुट ने अपने किताब में महाजर मिलिटेंसी का नाम दिया है। बेसिकली ये जो कॉन्फ्लिक्ट था या ये जो बेसिकली कैओटिक सिचुएशन पैदा होती है 1970 से ऑनवर्ड, अब इस मिलिटेंसी का आगाज लैंग्वेज क्राइसिस होता है। जुल्फकार अली भुट्टो जब इक़्तिदार में आते हैं 1972 में, तो उसमें सिंध में हुकूमत आती है जुल्फकार अली भुट्टो की, और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे मुमताज भुट्टो, उन्होंने एक असेंबली में बिल पेश किया और उसको पास करवाया, जिस बिल का नाम था कि टीचिंग प्रमोशन एंड यूज ऑफ सिंधी लैंग्वेज बिल। उसके मुताबिक, जो बिल के मुताबिक है, वो ग्रेड 4 से लेकर 12 तक सिंधी जो लैंग्वेज है वो उनको स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ साथ सिंधी जबान थी उनको एक ऑफिशियल दर्जा दिया गया था। और उसमें यह भी कोशिश थी कि जो ऑनवर्ड बिल में यह भी लिखा गया था, ऑनवर्ड नेशनल असेंबली में और जो दीगर ऑफिशियल जो भी काम होगा सिंध हुकूमत का, उसमें सिंधी को इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो बिल पास हुआ था, इस पे तकरीबन महाजर भाइयों ने एक अपने एंटी नैरेटिव पेश किया और उन्होंने बेसिकली ये समझा कि ये जो बिल पास हुआ है वो उर्दू लैंग्वेज पे एक हमला है। वो इस जो फैसला था हुकूमत का, इसको इस तरह से नहीं दे पा रहे थे कि ये बेसिकली हमारी आइडेंटिटी है, ये लैंग्वेज, ये जबान बिल्कुल हमारी है। जिस तरह बंगाली हिजरत करके गए थे उनके लिए एक जबान थी जिसमें पंजाबी भाई हिजरत करके गए थे उनकी अपनी लैंग्वेज थी। तो बेसिकली इनको किस तरह से आप देखेंगे, इन बिल को देखा गया था। उसमें जंग अखबार में एक शेर देखा था रईस अमरोही ने, जो गालिबन जौन अलिया के भाई हैं, कि उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। आप इस शेर से देखें कि कितनी नफरत थी सिंधी को ऑफिशियल दर्जा देने में। और उसके साथ साथ आगे आप देखें कि बिल्कुल रियॉर्ड से कैओटिक सिचुएशन सिंध में फैल गई ताकि इस बिल को रिवर्स किया जाए। लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत थी वो डिटरमाइंड रही और ये बिल आज भी चल रहा है और इसमें बिल में कोई भी एक कदम पीछे नहीं लिया गया।
और ऑनवर्ड इसमें मिलिटेंसी अल्ताफ हुसैन की सियासत में एंट्री के बाद बिल्कुल सिचुएशन बदल जाती है। और उसमें एक स्टूडेंट विंग थी, उसका नाम आल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 1978 में बनी थी, जिसकी क़यादत अल्ताफ हुसैन खुद कर रहे थे। और उन्होंने एक जो अपना मैनिफेस्टो पेश किया, उसमें दो चीजें एक इम्पोर्टेंट है जिससे हम बात करना जरूरी है। एक तो महाजर प्रोविंस की उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली डिमांड की कि हमें एक प्रोविंस दिया जाए, और उसके साथ साथ उन्होंने जो 1972 में जो कोटा सिस्टम भुट्टो साहब की हुकूमत ने मुतारफ करवाया था, उसमें यह भी डिमांड रखी गई थी कि कोटा सिस्टम और जो बेसिकली डोमिसाइल के लॉज हैं उनको रिवर्स किया जाए। इस पे बहुत सारे ओवरऑल सिंध में एक वायलेंस फैला, उसमें बिल्कुल शहरियों को निशाना बनाया गया, सिंधियों को निशाना बनाया गया, एक वाइडर पर्सपेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट चला गया। उसके साथ साथ जो महाजर कौमी महाज जिसका बुनियाद अल्ताफ हुसैन ने 1984 में रखा, उसके बाद जो तशद्दुद था वो बेतहाशा सिंध के पूरे शहरों में बढ़ गया। आप देखें कि उसमें जो चार्टर ऑफ रेवोल्यूशन पेश किया था अल्ताफ हुसैन साहब ने, वो एक अजीब किस्म का चार्टर था। उसमें एक अजीब किस्म की डिमांड्स पेश की गई थी, जिनमें तकरीबन 21 पॉइंट्स पेश की गई थी, जिसमें मखसूस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक ये था कि आप जो 20 सालों से लोग सिंध में रह रहे हैं उनको आप डोमिसाइल दें, यानी कि जो भी बंगाल से आए, बिहार से आए, आसाम से आए, कहीं से भी आए, वो 20 साल अगर उन्होंने सिंध में गुजारे तो आप उनको डोमिसाइल दे जाए। ये बेसिकली सिंध के वजूद के खिलाफ और सिंध के जो सिंधी इंडिजीनियस लोग थे उनकी नौकरियों पे कब्जा था। बेसिकली ये डिमांड रखी गई थी ऑफिशियली। और दूसरी जो डिमांड रखी गई थी उसमें सिंधियों को और महाजर्स को फ्री हैंड दिया जाए कि वो किस तरह से भी वेपन्स मार्केट में लेके घूम सके, उनको परचेज जो वेपन्स है उनको परचेज देने की इजाजत दी जाए। और तीसरी जो डिमांड की गई थी बेसिकली वो ये थी कि भेटाई और उसके साथ साथ लियाकत अली खान की जो डेथ एनिवर्सरी है उनको पब्लिक हॉलीडे करार दिया जाए। और चौथी जो लास्ट वन थी, दिस वाज वेरी बेसिकली सिंध को तोड़ने की जो साजिश थी वो बेसिकली इसी नुक्ते में थी कि कराची सूबा बनाया जाए, और उसको उन्होंने जो दूसरा नाम दिया था वो उर्दू देश या वो जहांपुर का उन्होंने नाम दिया था। अब ये बेसिकली जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया था उसमें जो एक ओवरऑल सिंधी कम्युनिटी थी, सिंधी नेशन थी, सिंधी कौम थी, उनको ये एक तोड़ने की साजिश थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आप एमक्यूएम इतनी मिलिटराइज हो चुकी थी कि अपने बंदे अफगानिस्तान से वो ट्रेन करवा के या पाकिस्तान में लाते थे और कराची हैदराबाद में वो सरेआम टार्चर करते थे, लोगों को बेसिकली डराते थे, धमकाते थे। क्रिस्टोफर जेफरोड अपने किताब में ये भी लिखता है जो मेरे पास पढ़ी है कि इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं कि बेसिकली जो एमक्यूएम थी वो ना सिर्फ सिंधियों के खिलाफ, जो भी महाजर भाई एमक्यूएम से या अल्ताफ हुसैन के जो पर्सपेक्टिव था या उनका ओपिनियन था उससे वो इनाराफ करते थे तो उनको भी निशाना बनाया जाता था। और उसके साथ साथ आप देखें कि जो सिंध में थे वो टार्चर चैम्बर्स बनाए गए थे जहाँ पे लोगों को तशद्दुद किया जाता था, वहां पे जाके उनको वो बेसिकली एक काल कोठरी में रखते थे। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी। क्रिस्टोफर जेफरोड लिखते हैं और भी दीगर राइटर्स लिखते हैं पब्लिक मीटिंग्स में ये क्लेशनकोफ का कल्चर सरेआम करते गए। अल्ताफ हुसैन की खुद की भी स्टेटमेंट है कि आपने अगर हमें हमारे हुकूक ना दिए तो हम एवरी फोर्स इस्तेमाल करेंगे अपने हक हासिल करने के लिए। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि अगर आपने हमें एक सूबा या हमें अपनी डिमांड्स ना दी तो हम बांग्लादेश की लाइन्स पे जाके पाकिस्तान को तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। तो इतनी सारी मिलिटराइजेशन के बाद ये सारे हालात सिंध में खराब होते जा रहे थे दिन ब दिन। और फिर 1992 में जो कि 2 साल चली, 1994 तक ऑपरेशन क्लीन अप किया गया, जिसके नतीजे में सारे जो वो मिलिटेंसी थी एमक्यूएम की उनको रिड्यूस किया गया। उसके साथ साथ जो उनके टार्चर सेल्स बनाए गए थे, जो चैम्बर्स बनाए गए थे, उनको जो पाकिस्तान की हुकूमत थी उनको कन्फिस्केट कर दिया। और उसी दौरान अल्ताफ हुसैन उम्रे का बहाना करके सऊदी अरब चले गए और वहां से वो फिर लंदन चले गए और आज तक वो वहां पे रिहाइश पजीर कभी वापस नहीं आए। और 1995 में अल्ताफ हुसैन के जो बड़े भाई थे वो भी मारे गए थे इस ऑपरेशन के दौरान। अब ये सारी जो महाजर मिलिटेंसी की तारीख है, बेसिकली इसमें जो इलीट तबका है महाजर्स का, वो बेसिकली एक जो एथनिक नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव, उसको सेल करके अपने से वो सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं। लेकिन महाजर भाइयों की वो भी एक कम्युनिटी है या वो भी एक अफराद हैं जो बिल्कुल सिंध का हिस्सा खुद को मानते हैं और सिंध को सिंध के कल्चर को, सिंध के आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी तस्वुर करते हैं। तो बेसिकली ये एक सारा जो नैरेटिव है कि हमें अलग सूबा दिया जाए,
हमें एक अलग शनाख्त के बुनियादों पर पाकिस्तान में रहने के लिए जगह दी जाए, ये सिर्फ और सियासी नैरेटिव है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करके इसको वो अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। जो लीडरशिप है या उसके साथ साथ जो एक एलीट तबका है, सियासी एलीट कैप्चर है। ये तो सारे प्रॉब्लम्स है। सोल्यूशन क्या है? सिंपल सोल्यूशन है। सबसे पहले तो जो महाजर भाई या महाजर कम्युनिटी जो अपनी एक डिमांड लेके बैठे हुए हैं कि हमें अलग सूबा दिया जाए, और ये इसी बुनियादों पे कर रहे हैं कि हम अलग कौम है या अलग हम शनाख्त रखने वाले इतनी ग्रुप है, तो इस डिमांड को गिव अप करना होगा। और सिंध की जो तारीखी शनाख्त है, जो कल्चरल आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, इकोनॉमिकल आइडेंटिटी है, उसको तस्लीम करके उनको एक ही इंडिजिनियस लोग जो हैं उनके साथ मिल जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ दूसरी जो बात है सोल्यूशंस में, वो ये है कि कोई भी अगर सिंध मुखालिफ नैरेटिव है तो उनको काउंटर करना इनकी एक अखलाकी, सियासी, समाजी, कल्चरली जिम्मेदारी बनेगी। क्योंकि अगर वो एक सिंध के खिलाफ होने वाली कोई भी साजिश है, अगर उनको नाकाम करने के लिए ये साथ नहीं देते, तो कभी भी तस्वुर नहीं किया जाएगा कि ये सिंध का हिस्सा है। क्योंकि कोई भी सिंधी नहीं चाहेगा कि उनके प्रोविंस को या उनकी जो ओवरऑल आइडेंटिटी है उसको कोई भी ठेस पहुंचाए। और लास्ट वन सोल्यूशन ये है कि सिंध की जो कौमी जदोजहद है उनमें वो बिल्कुल बढ़ चढ़ के उस तरह से हिस्सा देंगे जिस तरह से माइग्रेट करके जो पंजाब के लोगों के साथ दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो बंगाल में बंगाली लोग जो हिजरत करके आए थे वो आज भी दे रहे हैं।